नमस्कार दोस्तों। अम, हम लोगों ने 1791 में जो संविधान बना था नेशनल असेंबली के द्वारा, उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो जो जो विधायिका बनी वो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ, कौन लोग सक्रिय नागरिक थे, कौन लोग निष्क्रिय नागरिक थे। ये हमने स्टडी किया था अपने पिछले लेक्चर में। अब हम आगे की जो इसकी जो विशेषताएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये संविधान जो संविधान बना था नेशनल असेंबली के द्वारा, उसका एक चित्र जिसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। उसको उसको पेंटिंग के अंदर पिक्चराइज पेंटिंग में डिपिक्ट किया है चित्रकार ले बार्बिये ने। ठीक है। तो संविधान की जो घोषणा है वो सबसे पहले जो इसका सब जो जिसकी पेंटिंग मैंने आपको भी दिखाई उसी से स्टार्ट होता है, जिसको पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा की बात करके पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ही कहा जाता है। और उसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही गई। इन इन तथ्यों में रूसों का भी प्रभाव, इन जो जो उसकी जो मुख्य बिंदु थे उनमें हमें रूसों का प्रभाव भी दिखता है, हमें मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव भी दिखता है, हमको वोल्टेयर का प्रभाव भी दिखता है, हमें दिदेरो का भी प्रभाव दिखता है। और ऐसे बहुत सारे इतिहासकार, ऐसे बहुत सारे जो फिलोसोफर्स हैं, उन सबका प्रभाव हमको इसकी फॉर्मेशन में दिखाई देता है। इसमें सबसे पहली बात जो थी वो कही गई, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार भी समान होते हैं। ये आपको याद होगा कि जो रूसो है उसने भी यही कहा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और जन्म से वो स्वतंत्र ही था, ये तो बाद में हमें अधीनता में जकड़ लिया गया है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार जो है वो भी समान होते हैं। इसी तरीके से जो राजनीतिक संगठन का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करना, ना कि उनका शोषण करना है। और ये जो अधिकार हैं उनमें कुछ मूलभूत अधिकार जिन्हें हमें अपने भारतीय संविधान में भी हमको दिखाई देते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ये दोनों अधिकार हमको ये सारे जो अधिकार हैं उनको माना गया, क्योंकि ये अभी तक इन अधिकारों की कोई बात की ही नहीं गई थी। ना व्यक्ति स्वतंत्र था, ना उसके पास उसको संपत्ति रखने का अधिकार था, ना ही उसे राज्य की शोषणकारी जो नीतियां हैं उनके विरुद्ध कोई सुरक्षा प्राप्ति, ना ही शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रतिरोध करने का उसके पास अधिकार था। तो ये जो अधिकार है संविधान से फ्रांस की जनता है उसको प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से संप्रभुता की बात की गई कि संप्रभुता व्यक्ति में नहीं है, यानी कि राजा में नहीं है, राज्य में निहित है। और संप्रभुता जो है वो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इसमें कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग में नहीं करेगा जिसे जनता की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो। यानी कि जनता है जो संप्रभुता की जो अवधारणा है वो जनता से निकली है। जनता किसी संस्था को संप्रभु बनाती है। जब तक जनता की स्वीकृति नहीं है वो संस्था वो व्यक्ति संप्रभु नहीं हो सकता। इसी तरीके से स्वतंत्रता को भी डिफाइन किया गया। स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं है कि लिमिटलेस स्वतंत्रता, इसको भी वो सब शक्तियां जो कि आपको काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, आपको अबाध रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं और आपके कार्य करने से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो, ये एक लिमिटेशन उसमें रखी गई। इसी तरीके से समाज के लिए हानिकारक कोई भी कृत्य उस पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास में है। कानून जो है वो राजा की इच्छा नहीं है बल्कि सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानूनों का निर्माण करने का अधिकार मिला है और कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने नागरिकों को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया है, निष्क्रिय नागरिक और सक्रिय नागरिक। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन कानून जो है वो ये कह रहा है कि कानून की नजर में सभी नागरिक हैं वो समान है। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति
को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता, ना ही नजरबंद किया जा सकता। मैंने आपको बताया था कि वॉल्टेयर को कई बार गिरफ्तार किया गया उनके 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 भाषणों के कारण, उनकी चर्च के विरुद्ध टिप्पणियों के कारण उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये इसमें निश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना कानूनी प्रक्रिया से गुजरे उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही उसे दोषी ठहराया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने, लिखने और छापने की आजादी है, और कानून जो है वही डिसाइड करता है कि किस प्रक्रिया के तहत संविधान में जो प्राप्त स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग ना हो, उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट तथ्य हमको दिखते हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे कि क्या इनका सच में उपयोग हुआ। सार्वजनिक सेना, एक और पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाए जाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों से उनकी आय के समान रूप से कर लगाया जाएगा। ये भी है एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि समाज के दो सबसे संपत्तिशाली वर्ग जो है, समृद्ध वर्ग है, उन लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब जिसकी जितनी ज्यादा आय होगी उसको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि प्रगतिशील कर की शुरुआत यहाँ से हो गई। इसी तरीके से संपत्ति का जो अधिकार है वो भी उसको भी माना गया, और एक माना गया कि ये एक अनुलग्नीय है, जिसको कि अनएलिनेटेड है, व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, इससे इसको वंचित नहीं किया जा सकता व्यक्ति को। और जब तक कोई बहुत ही ज्यादा आवश्यकता नहीं हो, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। और यदि अगर बहुत ही अपरिहार्य कारणों से राज्यों को संपत्ति को टेक ओवर करना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक अग्रिम मुआवजा देने की बात कही गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम आज भी इन सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें अभी भी असंतोष, ये सैद्धांतिक रूप से तो ये हो गए थे, ये इम्प्लीमेंट हो गए थे सैद्धांतिक रूप से, तो थियोरेटिकली इनको कह दिया गया था, लिख भी दिया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट भी बन गए थे। लेकिन जनता में आक्रोश, जनता जो कुछ इंटेलिजेंसिया क्लास थी, जिसमें कि कुछ पत्रकार थे, कुछ दार्शनिक थे, वो मानते थे कि ये बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होगा, और उसमें बहुत सारे विरोध की संभावनाएं दिख रही हैं साफ साफ। जो क्रांतिकारी पत्रकार थी जॉन पॉल मरा, उन्होंने अपने अपने जो न्यूज़पेपर है उसमें एक टिप्पणी लिखी थी, और उस टिप्पणी में ये लिखा था कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सक्रिय नागरिक, जो व्यक्ति कर दे सकता है, वही केवल टैक्स पे कर सकता है। जो टैक्स पे कर सकता है केवल वही निर्वाचक मंडल में शामिल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसलिए जनता का, जो गरीब जनता है, उसका तो प्रतिनिधित्व शामिल ही नहीं हुआ। जब उसका प्रतिनिधित्व शामिल ही नहीं हुआ, इसलिए शांतिपूर्ण तरीकों से कभी भी कोई सुधार हो ही नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि धनाढ्य वर्ग, जो अमीर वर्ग है, वो कानून को किस तरीके से प्रभावित कर लेता है, लेकिन फिर भी ये कानून तब तक चलेंगे जब तक कि जनता इनको मानती रहेगी। और जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, उसी तरीके से वो इन अमीरों को भी उतार फेंकेगी। ये पहले से ही मरात जो था उसने घोषणा कर दी थी, एक टिप्पणी करी थी, और अंत में हम देख भी रहे हैं कि ये हुआ भी। जनता अमीरों से भी परेशान हुई अल्टीमेटली, और भी बहुत सारी क्रांति के चरण इसमें शामिल हुए, और हम इन्हें आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।